नमस्कार। ये हाइपेशिया मीडिया का बेहद खास सेगमेंट है जिसका नाम है ओपन डोर और उसमें हम कलाकारों से बातचीत करेंगे और उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गेश कुमार जी। दुर्गेश कुमार एक होनहार अभिनेता और कमाल के इंसान। इसी वजह से अपने हर किरदार में वो आपको खरे खरे मिलते हैं। सिनेमा और नाटकों में एक अभिनेता के रूप में आपको मिलने वाले दुर्गेश कुमार आज आपसे बातचीत करेंगे नाटक, सिनेमा, अभिनय और कला के बारे में उनके अपने नजरिए से। नमस्कार। दुर्गेश जी, हम शुरुआत से ही शुरू करते हैं और आप क्या हमें बता सकते हैं कि आप बचपन कहाँ गुजारे और बेसिकली नाटक आपके जिंदगी में आने से पहले का आपका सारा समय। मैं दरभंगा जिला बिहार से हूँ, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई शुरू हुई पहले। उसके बाद मैं 10th किया, 12th किया। 12th करने के बाद मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया और दिल्ली आया तो वहीं पर मेरे बड़े भाई साहब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो वो उन्होंने बोला कि शाम को तुम थिएटर भी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे दिखाया, एनएसडी दिखाया, बोला ये एक इंस्टीट्यूट है। ये उस समय मैं 12th ही था, तो वहीं पे मैंने फ्रीलांस थिएटर शुरू किया। तो मेरा पहला नाटक था ताजमहल का टेंडर, जो बीसी पाल ऑडिटोरियम में हुआ था। 5-6 फरवरी 2002 को। तो वो मेरा पहला नाटक था। जो फिर उसके बाद मन बना लिया कि इंजीनियरिंग अब नहीं करना है, अब एनएसडी की तैयारी में लग जाना है, और फिर मैं वहाँ से शुरू हो गया। पर दादा, बचपन में जब आप बिहार में थे तब क्या लोक नाट्य हो वहाँ के या फिर जो कल्चरल फॉर्म्स बिहार के हैं, क्या आप वो देखते थे, उससे जुड़ा आपका अभिनय कहीं से तो आपको लगा होगा ना दिल्ली आने से पहले ही कि कहीं ना कहीं मेरे में कुछ एक गुण है, या फिर इस तरीके का कोई ओरिएंटेशन नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था थिएटर या फिर आर्ट्स की तरफ, और फिर दिल्ली में ही पहली बार आपको वो मिला? हाँ, हमारे घर पे ऐसा कोई माहौल नहीं था। हमारे गांव में या हमारे शहर में हाँ आला रुदल सब सुनते थे रात को, पर नौटंकी भी आती थी, पर उस तरह का नहीं था। हाँ, दूरदर्शन टीवी जो होता है वो देखा करते थे, तो उससे लगता था कि बच्चे वाला रोल, ये रोल मैं भी कर सकता हूँ, ये बच्चे वाला रोल, मालगुली डेज आता था, ये सब इस तरह का जो शो आता था, तो लगता था कि ये मैं भी कर सकता हूँ। बहुत अटैचमेंट था। फिल्म शनिवार को, रविवार को आती थी, तो वो देखने का बड़ा मन होता था। लाइट कट जाती थी तो लगता था कि अरे यार, बहुत दिल को लगता था। तो मुझे लगता है वही एक जुड़ाव जो था, और एक्सपोजर तो दिल्ली आकर ही मिला। दिल्ली आके मिला। फिर नाटक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इस तरीके से हर किसी के जीवन में होती है, क्योंकि वो आपके लिए एक अलग रास्ते खोल देती है। आपको एज अ इंसान कई गुना एक्सप्लोर करने को मौका मिलता है, स्क्रिप्ट्स, लेखक, इन सबको पढ़ते हुए। तो आपको क्या लगता है कि आपको नाटक ने कैसे बदला और आपकी आगे की जर्नी नाटक के साथ कैसे रही?
बदला मतलब वहाँ एक खुलापन होता है, वहाँ कोई डांटने वाला नहीं होता। हाँ। जैसे घर में डांटने वाला होता है, वहाँ कोई डांटने वाला नहीं होता। आप कर रहे होते हो, सही करने वाले होते हैं कि आप सही डायलॉग बोलो, सही कैरेक्टराइजेशन करो। फिर इस तरह मैंने पहली वर्कशॉप की थी उद्देश्य ग्रुप के साथ, तो बहुत मज़ा आया था। पता नहीं क्या होता है वो, पर बहुत मज़ा आया था। और मज़े के साथ बात था कि जब शो किया और शो करने के बाद आपको तालियां मिली तो लगा कि कुछ हुआ यार, ये क्या था, इतना अप्रिसिएशन तो एवरेज स्टूडेंट है क्लास में तो कभी मिला नहीं। तो नाटकों में मिलना शुरू हुआ तो मज़ा आया। फिर मैंने लंबे समय तक थिएटर किया, इग्नू से ग्रेजुएशन कर ही रहा था। फिर मैंने श्री राम सेंटर, बहुत लोगों को नहीं पता है, श्री राम सेंटर में मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे और मेरा तीसरी बार में हुआ था। तो वो जो चीज़ है कि नहीं यही करना है, यही करना है, यही करना है, तब तीसरी अटेम्प्ट में मेरा श्री राम सेंटर में हुआ। वहाँ से कोर्स किया, फिर 2 साल फ्रीलांस किया और तब NSD दूसरी बार में मुझे NSD मिला। ओके। और NSD का सफर के बारे में भी आप थोड़ा बहुत अगर शेयर करना चाहें। NSD में तो इतनी एक्टिंग सिखा देते हैं, अभी 10 साल हो गए ग्रेजुएट हुए, इतनी एक्टिंग की जरूरत नहीं होती बॉलीवुड में, मुझे जो लगता है। मेरा जो मानना है, ग्रोतोवस्की, स्तानिस्लावस्की, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, जो कि एक बहुत आदमी को अंदर से मजबूत तो करता है, लेकिन उतना काम NSD के बाद नहीं है। उतना काम NSD के बाद आपको रेगुलर तौर पे नहीं मिल पाता है, तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता रहता है कि अब क्या करूं। वही आपको 2 दिन के रोल, 3 दिन के रोल, 4 दिन के, उसमें आप कितना मेथड लगा दीजिए। अरे जब से हमारे एक दोस्त के साथ घटना हो गई ना, तब से नहीं हुआ। ये कि उसकी बीवी से उसका झगड़ा हो गया, तो बीवी भाग गई ससुराल। तो दूसरे दिन सास को फोन किया कि हमारी बीवी कैसे है, हमको जरा बताइए। उन्होंने बोला तेरी बीवी तेरे लिए मर गई है। फिर वो दूसरे दिन फोन किया, बता मेरी बीवी कैसी है, तो बोला कि कुत्ते कमीने तेरे लिए तेरी बीवी मर गई है। फिर वो तीसरे दिन फोन किया, बता ये रोज रोज क्यों फोन करता है, तो सुनने में अच्छा लगता है। तो नाटक में और सिनेमा में एज अ अभिनेता आपको क्या लगता है कि क्या बड़े डिफरेंसेस है या क्या बदल जाता है जो आप NSD में सीखे हैं वो, और फिर फिल्म में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाने की क्या रीजंस हो सकते हैं? उसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ रियलिज्म पे इतना काम होता है, मतलब सिनेमा में, मतलब रियलिस्टिक एक्टिंग पे, कि वो सब चीज़ें जो हैं वो उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री। तो उतना ग्रोतोस्की या जो होगा ब्रेख्त हो गया, ये सब यूज नहीं हो पाता है। ये सब उतना एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे हैं, बस रियलिस्टिक पे खेल रहे हैं। तो उतना रियलिज्म आपको आता है, उतना सीख लिया, उस हिसाब से आपने कर दिया। और उतना एज ए बिगिनर एक्टर हमें उतना बड़ा मौका भी नहीं मिलता है ना, कि आप स्तानिस्लावस्की को ही भरपूर तरह से यूज कर पाए, मेथड को यूज कर पाए। और करने का स्ट्रक्चर पूरा मनी माइंडेड होता है एक्चुअली में हमारी इंडस्ट्री में। तो पैसे की जल्दी है, समय का वैल्यू है, तो ये सब चीजें इतना हो जाता है कि अंत में वो कॉपी पेस्ट जैसा लगने लगता है। कॉपी पेस्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी किया, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी किया, बस खत्म, फिल्म बन गई। तो बोलो 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 बोलो, बस इतना ही चलता रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है। और जबकि थिएटर में हमने बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है, अभी हमारे एक्टिंग का 30% ही यूज हो पा रहा है। 100% एक NSD ग्रेजुएट का 100% टैलेंट यूज होने के लिए उस तरह का स्क्रिप्ट होना चाहिए, तब आप वो उस चीज को यूज कर पाओगे। तो वही इंडस्ट्री में इस तरह का स्क्रिप्ट पे काम हो तो आदमी दिखाए और मेहनत। आप
जैसे मैंने मुंबई में बहुत सारे एक्टर्स जो अभी नए नए मेरे साथ में जो आए, उनकी भाषा ये सुनी है कि मैं तो यह करके ही रहूँगा, मैं ये करके ही जाऊँगा, या फिर मैं मुंबई यही करने आया हूँ। तो इस तरीके की मतलब हर कोई तो आके शाहरुख खान के घर के सामने खड़ा रह के सपना देखता है कि यहाँ तक पहुँचना है। तो आप आपका वर्क एंड कैसे सेट करते हो और क्या आप कहना चाहते हो उसके बारे में? बेसिक चीज है कि आपका महीने का नीड कितना है, वो पूरा हो जाए, बॉम्बे में बहुत बड़ी बात है। नहीं समझे? 5 दिन का काम मिल गया, 10 दिन का काम मिल गया, पूरी ऑनेस्टी के साथ डायरेक्टर को सुनते हुए वो काम कीजिए। आपको जहां पहुंचना होगा आप पहुंच जाइएगा। पहले से जो डिसाइड करके आइएगा मैं यहीं पहुंचना है, तो वो दिक्कत है, वो काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। आपको शुरू में 5 दिन का काम मिला, 10 दिन का काम मिला, उसके कुछ पैसे मिले, उससे आपका खर्चा चल रहा है, सही से रह रहे हो, यही एम सेट करना चाहिए एक एक्टर को। ज्यादा बड़ा एम सेट कर, वो होता है, वो तो शाहरुख खान को भी नहीं पता था कि वो इतना बड़ा स्टार बन जाएगा, नहीं तो वो DD1 का सीरियल क्यों करता। दूसरी बार लगातार स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल में, और आस्था जिस तरह से दाव लगाती है, ये शांति देवी को पता ही नहीं चल पाता। और ये छोरी को देख के तो लगता है ओलंपिक में भारत को गोल्ड क्या ही दिलाएगी। और उसने ये लगाया ये फटकार। दादा, एक और सवाल ये है कि नाटकों में जो किरदार आप करते हो या सिनेमा वेब सीरीज में, वो किरदार आपको क्या लगता है कितना सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे, सोसाइटी के ऊपर कितना प्रभाव डाल पा रहे? आप नाटक से जुड़े हुए भी कोई किस्सा होगा तो वो बता सकते हो, या फिल्म और वेब सीरीज? वो जैसे एक ही लाइन मेरे को लगा था, पंचायत का फर्स्ट वेब सीरीज किया था मैंने, उसमें 2 बच्चे हैं, मीठी कीर, उससे ज्यादा बवासीर। हाँ। इस पे जो लोगों को लगा था कि ये एकदम डायरेक्ट था, मेरे 3 बच्चे थे, मुझे भी लगा था, और वो चीज मुझे बाद में लगी। मैं आपको ट्रूथफुली बता दूं, मेरा बड़ा भाई है, उसने सिर्फ एक लड़का किया है कि मतलब अब लड़की होती तो लड़की होती, लड़का होता लड़का होता। उसने बोला कि मैं एक जीवन इसका बना दूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि मेरे मम्मी पापा के 4 बच्चे। 2 से ज्यादा बच्चा बवासीर होता है। हमारा पिंटू बवासीर है। पिंटू तो बाबा सिर है, पिंटू तो बाबा सिर है। पापा ये बाबा सिर का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, बवासीर का मतलब लेमन जूस होता है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले, सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले कोई व्यक्ति हो तो आप उनके बारे में? जैसे मेरे पिताजी हैं, वो प्रोफेशन से प्रोफेसर हैं, लेकिन वो आदमी इतना ईमानदार रहे ना, अभी तो थोड़े बीमार चल रहे हैं, वो आदमी इतने ईमानदार रहे कि वो चीज मुझे बहुत इन्फ्लुएंस की। अब ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे गायब हो रही है, मुझे जो लगता है कि ऑनेस्टी से अगर आप हर चीज को कीजिए, हर चीज पर रहिए, तो कोई गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन वही है कि सबसे ऊपर वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑनेस्टी पे आएंगे तब छोटे, जो हमारे आपके जैसे लोग छोटे छोटे ऑनेस्ट रहेंगे तो चीजें बनेंगी। लेकिन ऊपर वाले लोग ही बेईमान रहेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, फिर अनकंट्रोल्ड हो जाती है चीजें। अब्दुल रहीम अंसारी दरभंगा के मिर्जापुर का रहने वाला है। इसने फ्रीडम लॉज में कमरा लिया, अगले दिन इसने रेकी की और शाम तक इस पूरे आतंकी खेल को अंजाम दिया। तू अपन रूम पर चल जाओ और फोन स्विच ऑफ कर ले। हमरा लगे है कि ये सब हमरा पकड़ ले तो हमार जान नहीं छोड़। हर कोई मतलब आर्टिस्ट जो नहीं होते हैं वो मोस्टली हर पेपर एंड पेन पे अपना पूरा जिंदगी स्केड्यूल करके रखते हैं। जॉब करने वाले लोग हो, उनके वर्क प्लान्स बहुत सेट होते हैं। आर्टिस्ट काफी हद तक ऐसा होता है कि जैसे काम का फ्लो बनता जाएगा वो आगे बढ़ता जाता है। तो आप मुझे बताइए कि आप अपना काम कैसे डिजाइन कर रहे हो, आप किस तरीके से अपने काम को देख रहे हो? मैं जो देख रहा हूँ कि मेरे लाइफ में 2-3 काम ऐसे आए जो बहुत दुनिया भर में फैल गए। जैसे कि पहला काम था हाईवे, उसके बाद पाब्लो यादव करके एक कैरेक्टर किया था मैंने वो, और उसके बाद पंचायत। तो ये अचानक फैल गया। तो अब
चूंकि मेरा थोड़ा लंबा समय हो गया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अब मुझे थोड़े इम्पोर्टेंट रोल अगर कोई ऑफर करे तो मैं वो करने को बहुत अग्रसर रहता हूँ। अब जैसे 1 दिन का काम हो गया, 2 दिन का काम हो गया, इन कामों को मैं थोड़ा मना करना, उसके लिए चाहे मुझे बैठना ही क्यों ना पड़े, मैं थोड़ा बैठने के मूड में भी हूँ कि थोड़ा बैठ जाऊँ। ये हो गया तब, लेकिन नहीं आप बोलिएगा इससे पहले मैंने क्या किया, मैंने 1 दिन का रोल, 2 दिन का रोल, 3 दिन का रोल, इस तरह का काम भी किया हुआ है मैंने। तो वो करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से लोग। दादा, आपने कहा कि आप कोई अगर अच्छी भूमिका है तो करना चाहते हो, तो क्या आप इंडी फिल्म्स करने में भी इंटरेस्ट रखते हो और आपने किया हुआ है? हाँ, मैंने किया। अभी मैंने नितिन चंद्रा एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, मैथिली, हम लोग की रीजनल लैंग्वेज है मैथिली, उसमें उन्होंने फिल्म बनाई थी और उनको नेशनल अवार्ड मिला था। उन्होंने अभी एक मैथिली फिल्म बनाई है जिसका नाम है जैक्सन हॉल्ट। हमने 20-30 दिन बिहार में ही शूट किया। मैथिली कहानी है, एक कैंपस की कहानी है, तो वो मैं करके आया हूँ अभी। और मेरा तो पूरा चारों दरवाजा खुला हुआ है कि काम करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए, जिसका एक ग्राफ होना चाहिए, करने के लिए मैं तैयार हूँ। और आपको फिर टीवीएफ के साथ आपने काम किया, इम्तियाज अली के साथ किया और इंडी फिल्म भी की, तो आपको काम के पैटर्न में या काम के स्वरूप में क्या लगता है तीनों के? जैसे इम्तियाज अली जी का, उनका थोड़ा बड़ा कैनवास है, उनका कैनवास थोड़ा बड़ा है, तो उसमें बार बार आप सेट नहीं हो सकते। एक बार जैसे मैं हाईवे के लिए सेट हुआ, तो जितना उस कैरेक्टर का वांट था उतना मैंने किया। टीवीएफ सब क्या है, ये सब छोटे मोबाइल के कारण टीवीएफ सब ज्यादा फेमस हुए हैं। टीवी के कारण नहीं हुए या सिनेमा के कारण नहीं हुए, मोबाइल पे देखे जाने के छोटे छोटे स्केचेस बनाए इन्होंने। तब इनकी पहली वेब सीरीज पंचायत बहुत ही बड़ी हिट हुई। तो वो जो है वो डिफरेंस है, वो कहाँ आप देख रहे हो उन चीजों को। और दूसरी बात ये है कि इंडी फिल्म में तो ये है कि अभी एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है किसी को, ओटीटी लेने को राजी नहीं है उनकी फिल्में, या मैथिली कौन जानता है, कैसे देखेगा, कहाँ देखेगा। तो अभी फिर वो लगे हुए हैं कि वो इंडी फिल्म को कहीं किसी अच्छे ओटीटी पे डाल दे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो इतने सारे डिफरेंसेस उन चीज़ों में है। एक्टिंग में तो ये है कि एक्टिंग कहीं डिफर नहीं होती, हर जगह उतना ही ताकत लगाना पड़ता है, चाहे मोबाइल में रील बनाइए या पठान कीजिए। एक्टिंग में उतनी ही ताकत लगती है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है उन लोगों का अपना अपना, वेब सीरीज का, फिल्म का, इंडी फिल्म का, वो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है। किसी बड़े आदमी ने कहा हुआ है, फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, एक्टर का मीडियम है नहीं। एक्टर का मीडियम थिएटर है। तो थिएटर में ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को चपरासी का रोल दिया जाए वो कम मेहनत करे, और किसी को मैकबेथ का रोल दिया जाए वो ज्यादा मेहनत करे। बराबर से ही मेहनत करना, तो हर जगह एनर्जी बराबर ही लगती है एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको तो बस 2000 रुपया दिए थे ये बोलने के लिए कि पूरी दोपहर राहुल सर हमारे बार पे ही थे, उनकी मैडम भी थी साथ में। 17 साल से दिल्ली में सर गाँव छोड़। ये मैडम कौन है? मैडम तो वही होगी ना जिसका मर्डर हुआ है। ऋचा भाभी मर गई। आप अपॉर्चुनिटीज को, मौकों को कैसे ढूंढते हो या उन तक कैसे पहुंच पाते हो? मोबाइल कहने का मतलब यही है,
आरामनगर घूमना, महाड़ा घूमना या रामनगर पार्ट 2 पार्ट 1 घूमना, पहले तो हमने 5-6 साल ऐसे ही घूमा। हाईवे करने के बाद भी घूमा हुआ है कि भाई मेरे लायक कुछ है, भाई मेरे लायक कुछ है, ऐसे काम मांगा। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ काम आ गया, उसके बाद मेरा नंबर लोगों तक पहुंच गया। उसके बाद कास्टिंग वालों का अब फोन आता है कि आपके लिए ये रोल है, आप करेंगे क्या। अभी बीच में तो मैंने 2-3 काम मना भी किया। एक दोस्त एक वेब सीरीज बना रहा है तो उसी में लगा हुआ हूँ। चप्पल की चोरी हुई है, एफआईआर दर्ज होगा गांव के प्रधान के ऊपर। आप ऐसे बात करोगे तो फिर मैं ही क्या बोलूंगा, बताओ। क्या बोलिएगा, प्रधान जी लौकी दे दे के आपका मुंह जो चुप कर रखे। पंचायत ऑफिस का गाड़ी है ना, हटवाइए हटवाइए रास्ता से, अब हल्ला होगा फुलेरा में, हल्ला। मुझे जो लगता है कि बैठना भी थोड़े समय के लिए बहुत जरूरी है एक्टर, और 1-2 दिन का काम मना करना भी जरूरी है। एक कैरेक्टर का ग्राफ थोड़ा मिलना चाहिए। एक दिन का काम कहने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 दिन का काम मना कर दो। 1 दिन के काम में इम्पोर्टेंस होना चाहिए उस फिल्म में, 3 घंटे की फिल्म में, उस चीज को देखकर कि सिर्फ फिलर नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा एक्टर को बर्दाश्त भी करना चाहिए। आप बोलिएगा बर्दाश्त करना मतलब थोड़ी देर बैठना है, तो खाना खर्चा कैसे चलेगा। तो खाना खर्चा के लिए अगर आप फिर काम कर रहे हैं तो आप काम कीजिए जी। फिर आप अपना प्रायोरिटी बना लीजिए कि भाई ये काम कर रहा हूँ, इससे मेरा खर्चा निकल जाएगा और ये काम मैं तब तक मना करूँगा। आप कला के क्षेत्र को अब तक के आपके काम से किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए हो, ऐसा आपको लगता है, और क्या आप करना चाहते हो आगे? हम लोग तो अभी जीवन यापन के लिए ही कला को यूज कर रहे हैं। जितना कला हमको दे रही है उसी से हमारा जीवन यापन चल रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही ये है कि मैं अपने शहर में एक छोटा सा ऑडिटोरियम बना पाऊं, इतने पैसे मेरे पास आ जाएं, बस मैं ये करना चाहता हूँ कि अपने मेरे शहर में ऑडिटोरियम है नहीं, तो एक प्रोसीनियम थिएटर छोटा सा ऑडिटोरियम बना दूं, इतने पैसे मैं कमाना चाहता हूँ। मुझे नाटक करने जरूर बुलाइएगा। जरूर। अभी तो टिकटॉक रील्स का जमाना है, यूट्यूब रील्स का, मीम्स आपके काफी वायरल है। पर मैंने अनामिका मैम और अनुराधा मैम के बारे में ये बात सुनी थी कि अगर थिएटर में कोई आर्टिकल दुनिया में पब्लिश हो रहा है तो वो पहले ही दिन आर्टिकल पब्लिश होते ही उसके बारे में पढ़ती है और अपना आर्ट को या अपनी आर्ट प्रैक्टिस को रिलेवेंट रखने की कोशिश करती है इन तरीकों के जरिए। तो एक्टर्स के लिए आपको लगता है ऐसे क्या है, और आप क्या ऐसे रिलेवेंट रहने के लिए? रिलेवेंट रहने के लिए एक ही चीज मैं समझता हूँ, बहुत छोटी चीज है, वो है 2 रुपये का अखबार, 4 रुपये का अखबार लेता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, एडिटोरियल पढ़ लेता हूँ। ओके दादा, कुछ एक्टर्स होते हैं जो सुबह 5 बजे योगा करते हैं, उनका एक पूरा एक स्केड्यूल रहता है, उसी को वो फॉलो करते रहते हैं। कुछ एक्टर होते हैं जो अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाते हैं कि मुझे वॉइस प्रैक्टिस कब करना है, मुझे कितना खुद के फिजिकल फिटनेस को ध्यान देना है और कितना एक्टिंग पे करना है, ये सब उनका अलग तरीके से वो अपना डिसाइड करते हैं। आप आपका काम का वक्त कैसे चुनते हो? क्या आपके काम का वक्त है? क्या मेरा बहुत रिलैक्स वे में रहता है कि अगर मेरी बॉडी रिलैक्स ही नहीं रहेगी तो मैं परफॉर्म क्या करूँगा। हाँ। तो मेरा ये एकदम हार्डकोर वाला नहीं रहता। मेरा रहता है जब पढ़ने का मन किया, जब जो मन करे वो करो। जब वॉइस प्रैक्टिस करने का मन किया 12 बजे रात में वॉइस प्रैक्टिस कर लेता हूँ। स्पीच याद करने का मन किया सुबह 4 बजे उठ के याद कर लेता हूँ। लेकिन अगर करने का मन नहीं है, बेमन से कोई काम नहीं करता मैं। तो ये मेरा तरीका है। और शायद ये आपका मन ही है जो हर किरदार में हमें दिखाई देता है कि कितना मन से आपने वो किरदार किया है। दादा, आपको लगता है कि आपकी एक्टिंग समय के साथ साथ बदलती गई है? हाँ, ये तो है। उस समय के साथ एनएसडी में जिस तरह से परफॉर्म करते थे, अब लगता है कि कितना उतना अच्छा नहीं किया। लेकिन अब एक चीज कर लेता हूँ, अब लोग पंचायत का इतना वायरल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसमें और गुंजाइश है अभी। हाँ। उसमें लेकिन वो है अपॉर्चुनिटी। आपको उस तरह का बड़ा काम का अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो आप उसमें अब जो समझ आई है तो उसमें दे के मैं उसको निष्ठावान अच्छे ढंग से कर सकता हूँ।
हाँ, ये ग्रो करता है, एक्टिंग भी ग्रो करता है। हमारा दूसरा सेगमेंट है राउंड 2, जिसमें 5 सवाल आपको किए जाएंगे आपकी पसंदीदा किताब के बारे में। क्योंकि हाइपेशिया का ये मानना है कि अगर कोई कलाकार अपनी कला में 100% दे रहा है, अगर उससे भी ज़्यादा दे रहा है, तो उसका एक बड़ा रीज़न, उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो लिटरेचर से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पे अभिनेता अगर है तो वो ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे से जानता है। तो कई किरदार तो हमें किताबों में मिल जाते हैं, कई राह चलते मिल जाते हैं। तो आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? मेरी फेवरेट किताब है गिरीश कर्नाड जी द्वारा लिखित तुगलक, मेरी फेवरेट किताब है। और क्यों ये किताब आपकी? क्योंकि उसमें जो स्पीच वगैरह है और कहानी का जो स्ट्रक्चर है, कैरेक्टर्स हैं, वो चीज़ मुझे लगता है कि एक बार लाइफ में तुगलक एक एक्टर को करना चाहिए। एमेच्योर ढंग से ही सही या प्रोफेशनल में जैसे मौका लगे, एक बार तुगलक करना चाहिए। उससे पूरा परिपूर्ण, उसमें कोई भी कैरेक्टर आया गया नहीं है। हाँ हाँ, हर कैरेक्टर की एक आर्क है, कहानी है, तो इसलिए फिल्मों में ऐसा नहीं होता। तो वो नाटक करने से भरा पूरा एक्टर आपको देखने को मिलता है। आपको कैसे लगता है कि तुगलक ने आपके जीवन को किस तरीके से शेप किया है? तुगलक ने मेरे जीवन, जैसे कि अभी क्या हो गया कि इंडस्ट्री में या कहीं भी जो थोड़ा बहुत काम किया, स्पीच पैटर्न गायब हो गया। हाँ, छोटे छोटे डायलॉग आ गए, लंबे लंबे 2-2 पेज के, एक पेज के डायलॉग बोल पाना, एक एक्टर का उतना कैलिबर बने रहना विदाउट प्रैक्टिस हो नहीं सकता, जो कि थिएटर में अभी भी जिंदा है। पर फिल्म मीडिया, मतलब टीवी हो गया या वेब सीरीज हो गया, लंबे लंबे डायलॉग बोलने वाले किरदार नहीं दिखते हैं आपको। तो वो चीज की भरपाई करने के लिए मुझे तुगलक लगता है कि होना चाहिए। और उसने मेरी लाइफ को ऐसे शेप किया है कि मैं धारा प्रवाह डायलॉग मेरा मन से नहीं, याद करके उसको उस कैरेक्टर में रह के बोलूं, तो वो जो कॉन्फिडेंस देता है एक, तो आप एक छोटे मोटे कैरेक्टर तो आराम से कर ही सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि तुगलक किताब केवल एज अ कलाकार, एज अ आर्टिस्ट नहीं, पर सामान्य लोगों के जीवन में भी एज अ नाटक या एज अ लिटरेचर कोई प्रभाव डाल सकती है? हाँ, लगता है वो ऐसे, मुझे जहां तक पता है वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लिखी गई, तुगलक को लेकर, जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक चीजों को लेकर लिखी गई किताब, तो वो समाज से ही ली गई है, तो समाज को ही देने के लिए लिखी हुई है, और वो सामान्य वर्ग के लोगों को भी पढ़ना चाहिए उसको, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट ही नहीं, सामान्य वर्ग के लोगों को भी पढ़ना चाहिए उस किताब को। आपको इस किताब की तरफ कैसे आप बढ़े? आपको क्या लीड किया इस किताब तक? इसकी वही एनएसडी की तैयारी, एनएसडी की तैयारी करते हैं तो 25 नाटक लिखे हुए आते हैं। तो उसमें मैं तुगलक पढ़ के गया था, वहाँ बुक शॉप में से किताब खरीदी थी, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो इस तरह मैं उस किताब की तरफ खिंचा गया। ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, कल को अगर भारत देश में फैसिज्म आ जाता है, जहाँ पे कलाकारों पे पाबंदियां है, लिखने पे पाबंदियां है, बोलने पे पाबंदियां है, और इन सारे हालातों में तुगलक जैसी एक पॉलिटिकली, सोशली रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट किताब बैन हो जाती है, तो आपका अल्टरनेटिव क्या रहेगा? मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। ये मतलब ये मेरे लिए फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे छीन ली जाए तो आप क्या करोगे। मैं दुनिया देश का नहीं जानता, पर मैं सड़क पे आ जाऊंगा कि भाई इस किताब को खेलो, इस किताब को खेलना चाहिए। अगर कोई नहीं खेलने वाला बनेगा तो मैं खुद उस किताब को खेलूं। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी पहली फिल्म हाईवे में मेरा नाम क्या था। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इस्टेब्लिशमेंट किस साल हुआ था। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि
पंचायत में मेरा नाम क्या था और मेरा उपनाम क्या था। मेरा चौथा सवाल ये है कि अगर आपके प्रिय चीज को कोई छीन ले तो आप क्या करोगे। और मेरा पांचवा सवाल ये है कि आप लोकतंत्र को क्या समझते हो। हाय, मैं दुर्गेश कुमार, हाइपीसिया मीडिया जो कि आपको फिल्म और थिएटर के एजुकेशन के लिए काम करती है, प्लीज इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।